Hello, hi everyone. This is Shashank Tiwari from Apti Academy, and I welcome all. I welcome you all in part two of Budget Analysis 2026-2027. ठीक है? पिछले लेक्चर में पार्ट वन में हमने बेसिक्स ऑफ बजट समझा था, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक्स कैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ डज इट फाइनेंस इट, उसके बाद से फिस्कल डेफिसिट, अलग अलग तरह के डेफिसिट्स के बारे में समझा था। तो अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है तो आप पार्ट वन काइंडली विजिट पार्ट वन वीडियो। पहले आप पार्ट वन, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि पहले पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू देखिए। ये जो पार्ट टू है विच वी आर स्टार्टिंग टुडे, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये मेजर प्रॉपर एनालिसिस है जो कि 2027 जो बजट आया है उसके जो नए स्कीम्स, नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो भी चालू किए गए हैं उसकी उसके बारे में पार्ट टू है। एंड पार्ट वन इज मोर ऑन फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब फिस्कल डेफिसिट का क्या है, कैपेक्स कितना है गवर्नमेंट का, व्हाट इज इट्स एम फॉर दिस ईयर, उसके बाद से व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ, एंड कैपिटल रिसीट्स कितना है, बोरिंग्स कितनी है, ये सारी चीजों के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन पार्ट वन। उसमें मैंने केवल आपको डिस्कस ही नहीं किया है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो पार्ट टू में हम मेजरली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और स्कीम्स है इस साल के 2026-27 के लिए, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट, पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा मेजरली अगर बजट का देखा जाए तो ये उन्होंने बोला है कि दिस दीज आर द पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर टू द फ्यूचर जनरेशंस। ये देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और उसकी वजह से हम इंडिया के एनवायरनमेंट को या किसी तरीके से यहाँ के नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिस्कल मैटर्स हमने कल की क्लास में देख लिया, तो ये सारी चीजों पे हमारा बजट जो था दैट वाज फोकसिंग। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर ये दीज आर द सम इनिशिएटिव्स व्हिच आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इज सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सारे इनिशिएटिव्स को चालू किया गया है। फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड, first, if we see Biopharma Shakti, this was the first initiative which is launched by the government of India. इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि as you know that India is अभी heavily burdened with non-communicable diseases. Non-communicable diseases मतलब क्या होते हैं, जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल आर डायबिटीज, डायबिटीज, कैंसर्स, कैंसर्स, ये क्या है, दीज डिजीजेस आर नोन एज व्हाट, लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, तो इंडिया जो है वो मेजरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बर्डन है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फोकस्ड टू टू मेक इंडिया अ ग्रेट पावर इन बायोफार्मा। ओके, सो बायोफार्मा शक्ति करके एक मिशन को लॉन्च किया गया। इट इज अ 10,000 CR मिशन ओवर 5 years टू मेक इंडिया ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, उसके बाद से फिर आपका कैंसर्स हो गए, उसको हम हैंडल कर सके। आर यू गेटिंग? तो इंडिया डिजीज इज ऑब्जर्व टू बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आर यू गेटिंग? तो बायोलॉजिकल मेडिसिन आर द की टू लॉन्गेटिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एट एनी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिकमेंडेड बायोफार्मा शक्ति विथ एन outlay of rupees 10,000 CR over the next 5 years. Are you getting? This will build ecosystem for domestic production of what? Biologics and biosimilars. याद रखिएगा, biologics and biosimilars. ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट्स को, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट इनिशिएटिव वाज दिस। ठीक है, उसके बाद से साथ ही साथ में फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो प्रपोज्ड 3 new इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आर यू गेटिंग? 3 new इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, NIPER, 3 new इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च। आर यू गेटिंग? एंड देयर आर एग्जिस्टिंग, अच्छा इसमें 3 तो इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ 7 जो है वो एग्जिस्टिंग है। तो टोटल NIPER अब इंडिया में कितना हो गया? 10। याद रखिएगा कितना हो गया? 10, जिसमें फार्मा पे रिसर्च और एजुकेशन होगा और रिसर्च भी होगा। ठीक है, किस वजह से? टू फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस। आपको पता है इंडिया इज ओवरबर्डन विद डायबिटीज, कैंसर्स एंड एवरीथिंग, बीपी और ये सारा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट 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 इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0।
ठीक है। इट एम्स टू ट्रांजिशन इंडिया फ्रॉम अ असेंबली लेड मैन्युफैक्चरिंग टू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम आज के समय में समझ लीजिए कि जो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दे हैव द पावर टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अभी पूरी दुनिया एआई, चैट जीपीटी वगैरह, चैटबॉट्स हो गए या लैपटॉप्स, पीसीज हो गई, या जितने भी तरह के चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, हर जगह पे सेमीकंडक्टर्स का यूज हो गई। आर यू गेटिंग? तो सेमीकंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम में। दैट्स व्हाई इंडिया सेमी तो इंडिया has launched ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP and fortify supply chains. सप्लाई चेन्स को मैनेज करना, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, आर यू गेटिंग, टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स दोनों को ऊपर फोकस करने के लिए ये इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो दिस इज इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ओके, नेक्स्ट 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 इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके बारे में देख लेते हैं। आर यू गेटिंग? अब देखिए, जैसे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन द कंट्री। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ग्रोथ के लिए आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इन अप्रैल 2005। अप्रैल 2025 में उसको लॉन्च किया था। कितने पे? 22,919 करोड़ रुपीस, 22,919 करोड़ पे इसको अप्रैल 2025 में ही लॉन्च कर दिया गया था इस स्कीम को। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? तो बट इसमें इसमें इसी का 22,919 करोड़ पे लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को। इसका बजट ओवरले को इंक्रीज करने का काम गवर्नमेंट ने किया है। अब इसका बजट जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 40,000 सीआर। याद रखिएगा, नाउ द बजट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 40,000 सीआर। याद रहेगा, दिस वाज द चेंज व्हिच वाज डन। ओके, आगे बढ़े। देन then scheme was launched scheme was launched to look for the rare earth permanent magnets। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2025। ठीक है, नवंबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वी विल सपोर्ट मिनरल रिच स्टेट्स एंड विल क्रिएट a dedicated rare earth corridors। Are you getting? डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स क्रिएट करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बोला, पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके बारे में बात क्या हुआ है? इसके बारे में 22,919 करोड़ का ये बजट था जो 2025 में लॉन्च हुआ था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसका बस और बस उसका बजट ओवरले को इंक्रीज कर दिया है। कितना कर दिया है? उसको 40,000 सीआर कर दिया है। ठीक है, 40,000 सीआर कर दिया है। नेक्स्ट, उसी में मैंने आपको क्या बोला कि एक और स्कीम था जो कि फोकस कर रहा था रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे। जस्ट अ सेकंड, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, रेयर अर्थ मैग्नेट्स इनिशिएटिव विल डेवलप डेडिकेटेड कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये मैंने आपको बताया था। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इनिशिएटिव विल डेवलप डेडिकेटेड कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये बजट, ये जो स्कीम था रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम जो था, ये पहले ही आ चुका था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2025। बस इस अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है? इसमें डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात की है। आर यू गेटिंग? डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात की है ताकि इसका सप्लाई चेन और स्ट्रांग हो सके, और गवर्नमेंट का जो यूज है, मतलब जहां से इधर से उधर जो भी ट्रांसफर और डेवलपमेंट करना है वो आसानी से किया जा सके। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? देन a comprehensive textile package focuses on fiber self-reliance, cluster modernization, support for handloom and handicrafts and sustainable textile initiatives। याद रखिएगा, sustainable textile initiative। तो टेक्सटाइल पैकेज को भी इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, इसमें इसमें अगर हम बात करें तो 5 सब पार्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्सटाइल पैकेज में इंट्रोड्यूस किया है। टेक्सटाइल पैकेज में 5 सब पार्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। 5 सब पार्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। दीज आर, फर्स्ट इज नेशनल फाइबर स्कीम। आप नोट कर लेना कहीं पे भी, नेशनल फाइबर स्कीम। सेकंड इज टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। थर्ड इज नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। Fourth is Tax Eco Initiative. First is National Fiber Scheme. Second is Textile Expansion and Employment Scheme. A National Handloom and Handicraft Program.
Fourth is Tex Eco Initiative, and fifth is Samarth 2.0 to modernize and upgrade the textile स्किलिंग इकोसिस्टम. याद रखिएगा, ठीक है. ये 5 सब स्कीम्स जो है वो टेक्सटाइल पैकेज के साथ इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? टेक्सटाइल पैकेज विच विल फोकस ऑन फाइबर सेल्फ रिलायंस, क्लस्टर मॉडर्नाइजेशन, सपोर्ट फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनिशिएटिव. इसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 सब स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है. 5 सब स्कीम्स का नाम क्या है जो मैंने आपको अभी बताया क्या है? फर्स्ट इज नेशनल फाइबर स्कीम. वो फोकस किस पे करेगा? टू प्रोड्यूस एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स. First is National Fiber Scheme. Second is Textile Expansion and Employment Scheme, जिसमें we will focus on modernizing the traditional clusters और with capital support और second उस पे और भी क्या ध्यान देना है? To increase employment in those clusters. ठीक है, तो employment increase करने पे भी focus किया जा रहा है. Third is National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure टारगेटेड सपोर्ट फॉर वीवर्स एंड आर्टिशियन. जो भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट देने का काम कर रही है गवर्नमेंट. फोर्थ इज टैक्स इको इनिशिएटिव एंड फिफ्थ इज समर्थ 2.0. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट ये 5 सब स्कीम्स को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, तो आप रिवाइंड कर करके आराम से नोट कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एक और चीज लॉन्च किया है. दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव व्हिच विल प्रमोट रिसर्च, इक्विपमेंट डिजाइन एंड इनोवेशन एंड मटेरियल साइंसेज इन सपोर्ट स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट को ये चीज दिख रही है, एक कैपेबिलिटी दिख रही है. वैसे भी इंडिया में स्पोर्ट्स में मेजरली क्रिकेट, फुटबॉल पे लोगों का फोकस रहता है. तो यहाँ पे अभी ये देखने को मिल रहा है कि पीपल आर ऑल्सो बाइंग देयर किट्स. उसके पास से जो भी अलग अलग एपरल्स होते हैं, गुड्स होते हैं, वो सारी चीजों को वो लोग खरीदते हैं. तो वैसे स्पोर्ट्स गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक स्पेशल रिसर्च और इक्विपमेंट डिजाइन, इनोवेशन और मटेरियल साइंसेस के ऊपर इनिशिएटिव पे फोकस किया जा रहा है. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट लेट्स सी. हाँ, ओके. नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज आल्सो फोकस. गवर्नमेंट अगर हम देख रहे होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट हैज आल्सो फोकस्ड ऑन, जस्ट अ सेकंड, स्कीम्स फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग. ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स हमने देख लिया. स्कीम्स फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हमको देखना है. ठीक है, उसके बाद से फिर 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इन्वेस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इस पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है. ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? और ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रिसर्च पे हमने ये अभी देख लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पे बजट अनाउंसेस 3 न्यू प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स, हाईटेक टूल रूम्स फॉर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, अ डेडिकेटेड स्कीम फॉर एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड ₹10,000 करोड़ एलोकेशन फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग. याद रखिएगा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पे 10,000 CR का गवर्नमेंट ने पैसे डाले हैं. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. अच्छा, एक गवर्नमेंट ने ना, मैंने एक चीज आपको बताना रह गया मेरा, ये टेक्सटाइल पैकेज की जो बात है, ये जो टेक्सटाइल पैकेज में गवर्नमेंट ने एक चीज और लॉन्च की है जिसका नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव. स्वराज ग्राम स्वराज इनिशिएटिव. ये क्यों लॉन्च किया गया? व्हाई इट हैज बीन लॉन्च्ड? This has been launched to increase the supply chain of खादी industries. याद रखिएगा, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्टिशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव. याद रखिएगा, ये मैंने बताना भूल गया था मैं, ये याद रखिएगा. दिस विल हेल्प इन ग्लोबल मार्केट लिंकेज एंड ब्रांडिंग एंड इट विल स्ट्रीमलाइन एंड सपोर्ट ट्रेनिंग, स्किलिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्शन. समझ में आ रहा है? किसमें? खादी हैंडलूम और आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट गवर्नमेंट, नेक्स्ट आफ्टर दिस इफ वी सी, नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज गिवन द स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, टू क्रिएट अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विद अ बजट आउटले ऑफ ₹10,000 CR. ये याद रखना है. ठीक है, बजट आउटले कितना है? 10,000 CR. ओके. Then to promote environmentally sustainable movement of cargo, they have established what? New dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west, or operationalize
20 न्यू नेशनल वाटरवेज ओवर नेक्स्ट 5 years। समझ में आ रहा है? 20 न्यू नेशनल वाटरवेज को इस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट ने बात की है। तो याद रखिएगा, पहले तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को कनेक्ट करने की बात किया जा रहा है। जो ये इंडिया है, यहाँ पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो होगा वो किसको कनेक्ट करेगा? यहाँ पे, यहाँ से दनकुनी करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे दनकुनी, दनकुनी को कनेक्ट करेगा किससे? सूरत से। सूरत से कनेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग? सूरत से कनेक्ट करेगा। ये दंकुनी और सूरत को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। ठीक है? किसके लिए? किसके लिए? फॉर इजी एंड सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो। आर यू गेटिंग? सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो। ठीक है? उसके बाद से याद रखेगा, नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की जा रही है। ठीक है? 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की जा रही है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, नेशनल वाटरवेज क्या होते हैं? ऐसे 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 पाथ होते हैं नदियों में, जो कि रिवर्स में, जो कि रिवर्स जो है इंडिया के अंदर से फ्लो कर रही है। एग्जांपल के लिए गंगा, गंगा इज फ्लोइंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर टू वेस्ट बंगाल। तो इसके बीच में जो वाटरवेज बने हुए, मतलब इसमें जो गंगा के बीच में एक पाथ बना हुआ है जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे, जहां पे आराम से बोट्स जो हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद से पीपल का भी मूवमेंट करा जा सकता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? उसके बाद से फ्राइट मूवमेंट भी हो सकता है नदियों से। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक से दूसरे जो नदियां कनेक्टेड है उससे फ्राइट मूवमेंट्स भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो राइट समथिंग अबाउट नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे के बारे में थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। जस्ट अ सेकंड, नेशनल वाटरवे के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। दीज आर मैनेज्ड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? These are inland waterways, rivers, canals, and creeks declared under National Waterways Act 2016। Are you getting? समझ में आ रहा है? ठीक है? अच्छा, अब इसमें डेवलपमेंट करने पे आपको फेरी मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, टर्मिनल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जेटीज को मेंटेन करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी करवाना पड़ेगा, ताकि हर चीज को मेंटेन किया जा सके। केवल वो चीज को इंट्रोड्यूस करने से नहीं होता है, आपको उसमें उसकी पूरी, आपको इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, या सारे स्कीम ऑफ थिंग्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आसानी से आप लोगों तक वो चीज को पहुंचा सके। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो नेशनल वाटरवेज आर गोइंग टू बी डेवलप। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। अभी करंटली कितने हैं? 111 है, याद रखिएगा। 111 आर करंटली। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, मेजर फोकस जो ये नेशनल वाटरवेज का है वो याद रखिएगा, मेजरली इट विल बी फोकसिंग ऑन, मेजरली इट विल बी फोकसिंग ऑन लॉजिस्टिक्स, 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 फिर लॉजिस्टिक्स पे, फिर फ्राइट मूवमेंट, फ्राइट मूवमेंट, और दूसरा दूसरा पीपल्स मूवमेंट, पीपल के मूवमेंट पे फोकस करेगा। रिवर्टिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थ्री फ्रंट्स अप्रोच टू हेल्प एमएसएमई ग्रो एज चैंपियंस। इक्विटी सपोर्ट, डेडिकेटेड 10,000 सीआर एसएमई ग्रोथ फंड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है? अच्छा, आपको पता होगा एमएसएमईज आर मेजर ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेजरली याद रखेगा कि जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एक्सपोर्ट सेक्टर में मोर देन 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर डन बाय द एमएसएमई। इस वजह से गवर्नमेंट का फोकस ये होता है कि हर साल वो मेजरली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस को ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके, उसके बाद से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको हर बजट में प्रोवाइड कर सके, क्योंकि दे आर द रियल ड्राइवर ऑफ द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। आर यू गेटिंग? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, या माइक्रो इंडस्ट्रीज है, या मीडियम इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एक तो देखिए वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रही है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फोकस करती है। ठीक है? तो पहला क्या था? फर्स्ट थिंग विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड। ठीक है? नेक्स्ट, टॉप अप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड विद 2,000 करोड़। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो था उसको 2,000 करोड़ से टॉप अप किया गया। नेक्स्ट, professional support, government to facilitate professional institutions to develop corporate mitras, especially in tier 2 and tier 3 towns, to help MSMEs meet compliance requirement at affordable cost। ठीक है? अभी सीन क्या होता था कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे जो जितने भी बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, या तो एमएसएमईज का जो मेजरली इन्वॉल्वमेंट है, या तो एमएसएमईज का जो फंक्शनिंग है, उसको मेजरली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कई लोगों को क्लियर होते नहीं है। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में
ये सारे एमएसएमईज को अच्छे से कंप्लाई करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में कॉर्पोरेट मित्रास करके मेजरली एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी कि इनको डेवलप किया जाए कॉर्पोरेट मित्रास को, टू हेल्प दीज एमएसएमईज विच आर अंडर टियर 2 एंड टियर 3 सिटी। आर यू गेटिंग? देन लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पहले होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल्स discounting system, याद रखिएगा, it is an RBI regulated digital platform that enables MSME sellers to auction their trade receivables invoices to multiple financiers, improving cash flow without requiring collateral. It bridges the gap between MSMEs and corporate buyers for faster transfer payments. ठीक है, ये ऐसे आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है ना, एक एक समझ लीजिएगा, एक आरबीआई का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एमएसएमईज जैसे क्या करती हैं, अपना कोई भी सर्विस दे रही हैं या कोई भी बिजनेस कर रही हैं तो अपने प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को बेचती होंगी। अच्छा अब देखिए मार्केट में क्या होता है ना कि पैसे का जो डिलीवरी होती है या जो मनी सप्लाई होता है वो तुरंत नहीं होता है, उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। आर यू गेटिंग? तो एमएसएमईज को वो इनवॉइस दे देते हैं कि ये इनवॉइस में ये मेंशन होता है कि आपको इतने इतने रुपए का पेमेंट जो है वो आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए देयर इज अ सिचुएशन वेयर एमएसएमई इज रिक्वायरिंग दैट इट्स फंडिंग हैज टू बी डन एज सून एज पॉसिबल, आज के आज उनको पैसे चाहिए, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, वहां पे दे यूज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि उनके जो इनवॉइसेस होते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं और इनवॉइसेस को मेंशन कर सकते हैं, और वहां पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फाइनेंसर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इनवॉइस को खरीद लेते हैं और पैसे दे देते हैं एमएसएमई को उसी मोमेंट पे, और फिर वो इनवॉइस को वापस से रिडीम कराने का काम किसका होता है, वो फाइनेंशियल कंपनीज का होता है। वो अपने तरीके से बाद में जब 3 महीने का जो डेट जिसने सप्लायर ने डेट दिया हुआ है वहां से वो रिसीव कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा था ना, ये चीज क्यों जरूरी थी, क्योंकि देखिए बड़े कंपनीज के पास से एक ह्यूज कैपिटल होता है, ठीक है, तो उनका जो काम होता है वो रुकता नहीं है। बट एमएसएमईज में क्या होता था कि जब बड़े ऑर्डर्स आते थे तो वो कर तो देते थे बट उसमें पेमेंट में डिले होने की वजह से उनका कैपिटल स्टॉक रुक जाता था और उनका काम रुक जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, आर यू गेटिंग, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें ये कंपनीज, ये एमएसएमईज क्या कर सकती है, अपने इनवॉइसेस को मल्टीपल फाइनेंसर के पास क्या कर सकती है, सेल कर सकती है टू इंप्रूव कैश फ्लो विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल। याद रखिएगा, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन एमएसएमईज एंड कॉर्पोरेट बायर्स फॉर फास्टर ट्रांसफर पेमेंट्स। आर यू गेटिंग? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस समझ लेते हैं। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो कि बना हुआ है जिसमें एमएसएमई के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे मान लो कि कोई एमएसएमई ऐसी है जो चेयर्स बनाती है, कोई एमएसएमई ऐसी है जो टेबल्स बनाती है, कोई एमएसएमई ऐसी है जो लैपटॉप्स को प्रोक्योर करके बेचती है। आर यू गेटिंग? तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सारे डिपार्टमेंट और सारी मिनिस्ट्रीज को ये डायरेक्ट किया हुआ है कि आपको जो भी सामान खरीदना है वो आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीदना मैंडेटरी है। आर यू गेटिंग? जैसे कि मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ टेबल, सो इट कैन नॉट बाई फ्रॉम अ प्राइवेट बायर फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा नहीं कर सकती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं कर सकती कि बाहर से कहीं से भी खरीद लेगी, उसको उस प्लेटफॉर्म से ही खरीदना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो क्या है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? इज फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज। The initiative was launched in August 2016 by the Ministry of Commerce and Industry। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस समझ में आया? ठीक है, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां से सारे लोग अपने सामान खरीदते हैं, पेन, पेपर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेगुलर यूज की होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ है। तो मैंडेट ट्रेड्स एज द ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल परचेजेस फ्रॉम एमएसएमई बाय सीपीएसईज सर्विंग एज अ बेंचमार्क फॉर अदर कॉर्पोरेट्स। तो याद रखिएगा कि अब इन्होंने मैंडेट कर दिया है ट्रेड्स एज द ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, तो अभी ये मैंडेशन कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये मैंडेटेड नहीं था। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू CGTMSE फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिंकिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विद द ट्रेड्स टू इनकरेज चीपर एंड क्विकर फाइनेंसिंग। ठीक है, और उसके बाद से ट्रेड रिसीवेबल्स एज अ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज टू डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट एंड इनहेंस लिक्विडिटी सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट गारंटी मैकेनिज्म जो है दैट इज गिवन थ्रू CGTMSE इनवॉइस डिस्काउंटिंग सिस्टम ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, CGTMSE डिस्काउंटिंग सिस्टम थ्रू ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, अब ये CGTMSE है क्या उसके बारे में लिख लो। इट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की। याद रखिएगा, इट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। ये जो सीजीटीएमएससी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। याद रखिएगा, क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इट गारंटीज अ लोन्स अप टू ₹5 CR। याद रखिएगा, इट गारंटीज अ लोन अप टू ₹5 CR। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये सीजीटीएमएससी की। याद रखिएगा, सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया आपको, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, 5 करोड़ का, पहले ये 2 करोड़ का हुआ करता था क्रेडिट प्रोवाइड करने का, अभी कितना हो गया? अभी ये है 5 CR का। याद रखिएगा, 5 CR का। ओके, और कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। ठीक है, तो मेजरली गवर्नमेंट का फोकस है कि लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो इंक्रीज की जाए एमएसएमई सेक्टर पे। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर। ठीक है, पहला तो high powered education to employment enterprise standing committee to focus on the service sector as a core driver of विकसित भारत। इस पे फोकस किया गया है। आर यू गेटिंग? विकसित भारत। अपग्रेड एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन। ठीक है, इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन, इस पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। Okay. अच्छा, as you see here, high powered education and employment enterprise standing committee, यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, to focus on service sector as a core driver of विकसित भारत। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि गवर्नमेंट का ना इस बार के बजट में ये फोकस ये है कि किसी भी तरीके से सर्विस सेक्टर को को ड्राइवर बनाना है विकसित भारत का। आर यू गेटिंग? तो गवर्नमेंट ने ये हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट किया है टू फोकस ऑन सर्विस सेक्टर एज अ को ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, दैट दिस सेक्टर विल फोकस on the service sector to creation of service sector। अच्छा, ये this committee will also lead to the formation of India as a global leader in services with a 10% global share till 10% share till 2047। याद रखिएगा, till 2047 इस पे फोकस किया गया है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अपग्रेडेड एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और हेल्थ प्रोफेशनल्स इंडिया में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंडिया में हेल्थ प्रोफेशनल ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेडिकल वैल्यू टूरिज्म होगा। ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिकल टूरिज्म मतलब देखिए दो तरह का होता है। टूरिज्म नॉर्मल मतलब ऐसे लोग जो घूमने आ रहे हैं, और मेडिसिन और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंडिया में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बहुत कम रेट में आपका यहाँ पे मेडिसिन ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो उसके लिए कई देश के लोग जो है इंडिया में आते हैं, तो उसको हम लोग, दे आर नोन एज मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, तो अगर हमारे पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हाई लेवल के होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेडिकल टूरिज्म भी इंक्रीज करेगा। तो गवर्नमेंट हैज फोकस टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जा रहा है इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन। आर यू गेटिंग? ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे दे कैन बी बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। दिस विल कवर 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स। कौन कौन से डिसिप्लिन्स है? ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल हेल्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसका फोकस क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस ये है कि थ्रू दिस गवर्नमेंट एड्स 1 lakh allied health professionals into medical ecosystem over next 5 years। गवर्नमेंट का फोकस है ओवर नेक्स्ट 5 years ये allied health professionals को 1 लाख allied health professionals को ऐड किया जाए इन द मेडिकल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया ओवर 5 years। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, गवर्नमेंट जो है हैज आल्सो फोकस्ड ऑन केयर सिस्टम, केयर इकोसिस्टम पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, ताकि एलाइड जेरियाट्रिक केयर सिस्टम और एलाइड केयर सिस्टम सर्विसेज जो है वो की इंक्रीज किए जा सके। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? अब ये केयर सेक्टर क्या होता है? जैसे कि योगा योगा हो गया, उसके बाद से फिर आपके वेलनेस वेलनेस हो गया,
उसके बाद से असिस्टिव अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो गए, ये सारी चीजें, इनको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अ वेराइटी ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफाइड फ्रेमवर्क फॉर अलाइन प्रोग्राम्स टू ट्रेन 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स, याद रखिएगा, ठीक है, केयर गिवर्स, समझ में आ रहा है। देन स्कीम्स टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टैब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल रेवेन्यू टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया आपको क्या है, मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताया, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है कि 5 हब बनाएंगे हम मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। दे अच्छा, इसमें दे विल आल्सो हैव आयुष सेंटर्स, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डायबिटीज पोस्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन, याद रखिएगा, ठीक है। दीज हब्स विल प्रोवाइड डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, याद रखिएगा, डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो जो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, या रेडियोलॉजी के लिए जाते हो, या एक्सरे कराने जाते हो, तो जो वो प्रोफेशनल जो उसको हैंडल कर रहे हैं, उन मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं, या ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, याद रखिएगा, उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे तो वैसे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट फोकस कर रहा है मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए, तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स अच्छे होंगे तो मेडिकल टूरिज्म भी इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। देन 3 new All India Institutes of Ayurveda upgrading Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of global certification ecosystem and upgrading the WHO Global Traditional Medicine Center, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, 3 new ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। देन द न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट इज ऑरेंज इकोनॉमी, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। समझ लीजिए पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द इंडिया, जस्ट अ सेकंड, with the emerging technologies playing a pivotal role in India's orange economy, the budget underscores India's animation, visual effects, gaming, and comics sector as a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. The union budget proposes to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up of AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges in furtherance of India's orange इकोनॉमी। आर यू गेटिंग, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी, जो फोकस किस पे कर रहा है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, उसके बाद से आपका लाइव एंटरटेनमेंट, कॉन्सर्ट्स, ये सब पे जो फोकस कर रहा है, ये इकोनॉमी जो है, गवर्नमेंट का बोलना ये है कि दैट विल रिक्वायर व्हाट, दैट विल रिक्वायर 2 मिलियन प्रोफेशनल्स टिल टिल 2030, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी जो है इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इट इज दैट इकोनॉमी विच मेजरली फोकस और मेजरली रिलाई ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, स्किल, टैलेंट एंड प्राइमरली बेस्ड ऑन आइडियाज एंड नॉलेज, समझ में आ रहा है। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, ये सारे हो गए, सिंगर्स हो गए, उसके बाद से फिर आपका याद रखिएगा कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सारे, ठीक है। तो अभी फोकस गवर्नमेंट का और पूरे दुनिया में ये बोला जा रहा है कि मतलब ये जो इंडस्ट्री है, ये $100 बिलियन की अगले आने वाले 10 साल में बन सकती है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि ऑरेंज इकोनॉमी में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स को क्रिएट करें। आर यू गेटिंग। तो वैसे भी इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, म्यूजिक, लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि इस सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा, इट हैज पोटेंशियल टू फ्यूल ग्रोथ, जनरेट जॉब्स एंड प्रमोट इनोवेशन। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप भी इससे ड्राइव होगी, ठीक है, क्रॉस कटिंग लिंकेजेस डेवलप होंगे, उसके बाद से ओवरऑल डेवलपमेंट को हम लीड कर सकेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। आर यू गेटिंग। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन दिस क्रिएटिव इकोनॉमी, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। अभी आप समझ लो, यूट्यूब देखो, यूट्यूब में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, हर तरह की चीज कर रहे हैं। कोई गेमिंग करके ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, कोई अलग अलग तरह के एनिमेशन करके कमा रहा है, कोई विजुअल इफेक्ट्स करके कमा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से कोई लाइव कंसर्ट्स करता है, उसके बाद से कोई गाने बना रहा है। ये सारा क्रिएटिविटी से जो जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। आर यू गेटिंग, फिल्म प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट setting up of a new national institute of design through a challenge route in the eastern region of India। ये गवर्नमेंट का फोकस है
टू सेटअप अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे फोकस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को ओपन करने का बात किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को क्यों एक्सपेंड किया जा रहा है? ताकि डिजाइन इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसको एक्सपेंड किया जा सके, डिजाइन इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जा सके। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ओपनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट 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 इज खेलो इंडिया मिशन। ठीक है। इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमैटिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। खेलो इंडिया मिशन पे गवर्नमेंट का फोकस है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। अच्छा, उस पे फोकस गवर्नमेंट का ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा दे फोकस ऑन स्पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड इट्स प्लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड इट्स प्लेयर्स। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा। अच्छा, स्टेम इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ये इसके बारे में बताइएगा मेरे को। साइंस स्टेम इंस्टीट्यूशंस, स्टेम इंस्टीट्यूशंस व्हाट आर दीज स्टेम इंस्टीट्यूशन? याद रखिएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो स्टेम इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोलॉन्ग आवर ऑफ स्टडी और लेबोरेटरी वर्क लगता है, उसके लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है। तो कैपिटल सपोर्ट के हिसाब से, कैपिटल सपोर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है कि एक गर्ल्स हॉस्टल जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। वन गर्ल्स हॉस्टल विल बी established in every district of India। याद रखिएगा, वन गर्ल्स हॉस्टल विल बी established in every district of India। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने हैज आल्सो रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ताकि हॉस्पिटैलिटी जो हम देते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, उससे ही ऊपर एक और चीज उठ के आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ताकि हम और अच्छे से अच्छा लेवल का हॉस्पिटैलिटी जो है लोगों को प्रोवाइड कर सके। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, हॉस्पिटैलिटी को फोकस कर सके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, देन यहाँ पे देखो, 5 यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, अ गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, setting up upgrading 4 telescope infrastructure facilities, setting up of national institute of hospitality bridge between academia, industry and government, pilot skip for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist। देखिए, गवर्नमेंट का फोकस इस बार ना सर्विस सेक्टर पे है। याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कुछ कुछ 55% कर रही है। याद रखिएगा, 55% कंट्रीब्यूशन कर रही है, बट उसका एम्प्लॉयमेंट जो देने का क्षमता है वो केवल और केवल 20% है। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जीडीपी भी इससे इंक्रीज हो और एम्प्लॉयमेंट भी यहां से इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड वर्कफोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर और इंक्रीज हो सके इंडिया का, और दूसरा वहां से एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ताकि इंडिया विकसित भारत को अचीव कर ले। उसी के अराउंड आपको सारे जो रिफॉर्म्स दिख रहे होंगे इंडिया के, वो सर्विस सेक्टर को ही टारगेट कर रहे हैं, जैसे गाइड्स हो गया, स्टेम इंस्टीट्यूशंस में, टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में, हॉस्पिटैलिटीज में, यहाँ पे लोगों को इंक्लूड करना। ठीक है। फिर नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस हैं उनको सारे को एक डिजिटल नॉलेज ग्रिड में अपग्रेड कर देना, ताकि वो सारी चीजों का डेटा वगैरह सब एक जगह पे डेवलप और मेंटेन रहे। नेक्स्ट, टू डेवलप इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। इससे भी क्या होगा? टूरिज्म इंक्रीज होगा, टूरिज्म इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सर्विस सेक्टर इंप्रूव होगा। मेडिकल टूरिज्म भी क्या है? सर्विस सेक्टर का इंक्रीज है। आर यू गेटिंग? तो प्रोफेशनल्स को भी इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? ताकि ये एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है ये भी इंक्रीज हो, और ये इंक्रीज होगी तो और ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगी सर्विस सेक्टर की वजह से। देन इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट। याद रखिएगा, ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया पहली बार इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू गेटिंग? ये इंपॉर्टेंट है, बिग कैट समिट, टाइगर्स के बारे में बात होगा। ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चर एक्सपेरियंशियल एंड कल्चरल डेस्टिनेशंस। याद रखिएगा, आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेस्टिनेशंस की तरह बनाया जा रहा है। वापस से फोकस इसका किस पे होगा? टूरिज्म पे ही होगा, और उसका फोकस किस पे होगा? सर्विस सेक्टर। क्रक्स यही है इस बार के बजट का, वहां पे स्टार्टिंग में लिखा है टू मेक सर्विस सेक्टर एज अ ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। यहां पे रुको, मैं बता रहा हूं, टू मेक सर्विस सेक्टर एज ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। ये स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। तो मेजर जो उनके जो फोकस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और इनिशिएटिव है, वो मेजरली सर्विस सेक्टर पे ही फोकस करते हुए आपको दिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं गवर्नमेंट को? बट साथ ही साथ में आपका किस पे और फोकस करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है।
केवल और केवल सर्विस सेक्टर को इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर ऐसी चीज है, कभी बंद होने को आई तो बंद भी हो जाएगी। याद करिए आप, कोविड 2020, कोई टूरिज्म या कोई मेडिकल टूरिज्म चालू था क्या? नहीं था, नहीं था। हाँ, बट माइनिंग चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, माइनिंग इंडस्ट्रीज चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन चल रहा था। ये फायदा होता है, ये ठोस इंडस्ट्रीज होती हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस वजह से। और याद रखिएगा, इंडिया का इसमें जीडीपी भी कम है, कुछ 26-27%, और एम्प्लॉयमेंट भी कम है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए, केवल सर्विस और सर्विस सेक्टर पे नहीं। बट चलिए ठीक है, हमारा काम है डिस्कस करने का। तो मेजर याद रखेगा कि जो जो इस बार का फोकस ही यही है कि सर्विस सेक्टर को कैसे अच्छा बनाया जा सके, टू अचीव विकसित भारत टिल 2047। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि 2047 तक हम कैसे विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, ये लास्ट में एक चीज रह गया, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, टू डेवलप बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छा, ये नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जो है, दैट विल व्हाट विल इट डू? सारे जगह के, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये सारे जगह को, जो प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको एक जगह पे इंक्लूड करेगी। अच्छा, उसमें कल्चरल, स्पिरिचुअल, हेरिटेज प्लेसेस, सारे तरह के प्लेसेस होंगे। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और, ये जो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, इनका नाम क्या क्या है, वो अगर आपको चाहिए तो ले लो, लिख लो। जैसे कि इसमें से लोथाल हो गया, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये तीन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। कुछ हस्तिनापुर हो गया, लेह पैलेस हो गया, ऐसे अलग अलग जगह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्या बनाने वाले हैं? ये टूरिज्म सेक्टर बनाने वाले हैं, टूरिज्म प्लेसेस बनाने वाले हैं, टूरिस्ट प्लेसेस और कल्चरल डेस्टिनेशन क्रिएट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये हमारा मेजर फोकस है, याद रखिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग व्हाट? हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग एंड विकसित भारत टू अलाइन विद इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, गवर्नमेंट एक कमिटी के बनाने का बात की है फाइनेंशियल सेक्टर में, विच विल बी हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन विद इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, इंसेंटिव ऑफ ₹100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑफ मोर देन 1000 करोड़। करंट स्कीम अंडर अमृत विल कंटिन्यू। ठीक है, अमृत स्कीम क्या है? मेजरली अर्बन 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 डेवलपमेंट पे फोकस एक स्कीम है, याद रखिएगा। अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस एक स्कीम है कि प्रॉपर मैनर में, एक लेवल पे मैनर में, एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेड मैनर में अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया जा सके। देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फेमा एक्ट जो 1999 है, उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, दैट इज फोकसिंग ऑन फर्स्ट इंसेंटिव ऑफ ₹100 CR फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फेमा एक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क टू रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, ये क्या है? द इंडियन बैंकिंग सेक्टर टुडे इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, हिस्टोरिक highs in profitability, improved asset quality and coverage exceeding 98% of villages in the country. Are you getting? तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है? टू सेटिंग अप ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ठीक है, टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द सेक्टर एंड अलाइन इट विद इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection। याद रखेगा, इन सबको फोकस करने के लिए गवर्नमेंट एक कमिटी बनाने की बात कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में देखा जाए, मेजरली अगर आपसे कोई पूछेगा इस बार के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या था, तो आप दो तीन चीज बोलोगे। क्या बोलोगे? पहला तो एक कमिटी बनाने की बात की है, जो कि ये है हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। दूसरा, फेमा रूल्स को रिव्यू करने की बात की गई है। ठीक है, तीसरा, मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क फॉर रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? उसके बाद से चौथा, एनबीएफसीज जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये क्या है? ऐसे कंपनीज होती हैं विच प्रोवाइड फाइनेंसेस विदाउट हैविंग अ लाइसेंस ऑफ बैंक्स, जो कि बैंकिंग फंक्शंस करते हैं विदाउट हैविंग अ लाइसेंस फॉर बैंक। ठीक है, एनबीएफसीज फॉर विकसित भारत आर रिक्वायर्ड फॉर, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हैज बीन आउटलाइंड विद क्लियर टारगेट्स फॉर क्रेडिट डिस्बर्समेंट एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन।
ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव स्केल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज एज अ फर्स्ट स्टेप इट इज प्रपोज टू रीस्ट्रक्चर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को मैनेज करने के लिए, ये चीज एनबीएफसीज को करने के लिए, एनबीएफसीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनको रिव्यू करने के बारे में पहले सोचा गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक एनबीएफसी है जो जो मेजरली पावर सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। वैसे ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आर यू गेटिंग? तो इनको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है। नेक्स्ट, टैक्स प्रपोजल्स फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, ये बहुत न्यूज में था। रेजिंग द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर फ्यूचर्स फ्रॉम 0.02 टू 0.05%, और एसटीटी ऑन ऑप्शंस प्रीमियम एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस बी रेज्ड फ्रॉम 0.15% टू 0.1% एंड 0.125%। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एसटीटी, एसटीटी जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसटीटी जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एसटीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इंक्रीज कर दिया है। एसटीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंक्रीज कर दिया है। देखेंगे अगर यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, एसटीटी, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर खरीदते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एसटीटी। या कोई भी इक्विटी शेयर ये कुछ भी खरीदते हो तो आपको एक सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो तो उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो याद रखिएगा, केवल और केवल ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में इस चीज को बढ़ाया गया है। ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में, ठीक है, इस चीज को इंक्रीज किया गया है। इक्विटीज वगैरह में अभी इसको इंक्रीज नहीं किया गया, याद रखिएगा। ये केवल, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो कुछ भी हो, कहीं पे इंक्रीज नहीं किया गया है, केवल ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इसको एसटीटी को इंक्रीज किया गया है। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्लेस वे जहां पे बहुत हाई लेवल पे स्पेकुलेशन होता है और उसके बाद से जो भोले भाले ट्रेडर्स हैं यहाँ पे खूब सारा पैसा लेके आते हैं और अपने लॉस करके जाते हैं। और यही वो सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो ऑप्शन एंड फ्यूचर से लोगों को हटाने के लिए, ताकि लोग अब जाके इक्विटी वगैरह पे अपना ट्रेडिंग कर सके और उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सके या एसआईपीज ले सके, उस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसटीटी को इंक्रीज किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्या है कि ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में लोग जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि देखिए आपको उतना ही तेजी से प्रॉफिट भी उसमें मिलता है और उतनी ही तेजी से लॉस भी होता है। तो लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट के लालच में यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद से बहुत हैवी लॉसेस को इनकर करते हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये these were the things which were introduced in the financial sector. Next, increasing farmers income by enhancing productivity in agriculture and allied sector. तो क्या है? पहला तो dedicated program for horticulture, dedicated program for horticulture has been introduced. horticulture मतलब growth of fruits, vegetables and everything. ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया गया है, सपोर्टिंग हाई वॉल्यूम एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर न्यू इंडियन कैश एंड कैशू एंड कोकोआ पे फोकस किया गया है। ये कैश क्रॉप्स होते हैं, याद रखिएगा, कैशू और कोकोआ पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट, फिशरीज सेक्टर पे फोकस किया गया है। देन चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, याद करिएगा, पुष्पा मूवी, ठीक है, सैंडलवुड, उसको भी इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट, एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार। क्या है भारत विस्तार? इट इज अ मल्टीलिंगुअल एआई टूल टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव फार्मर डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस रिस्क थ्रू कस्टमाइज्ड डिलीवरी एडवाइजरी सपोर्ट। याद रखिएगा, एक एआई टूल है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग और एंड एवरीथिंग में। याद रखिएगा, इट इज अ एआई टूल। ओके, समझ में आ रहा है? इट इज अ एआई टूल जो कि फार्मर्स को हेल्प करने वाला है। अच्छा, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टू रेजुनवेट ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्चर्ड्स एंड एक्सपेंड हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पाइन नट्स। ये जो हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है। then support entrepreneurship in the sector to facilitate job creation in rural and peri-urban areas. ठीक है, loan linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and pet vet colleges. समझ में आ रहा है? वेटरनरी सेक्टर और उसको डेवलप करने के लिए, जो एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करने के लिए वेटरनरी कॉलेजेस वगैरह को एस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद से सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है? जैसे कि कैशू हो गया, कोकोआ हो गया, कोकोनट प्रमोशन स्कीम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये सारे कैश क्रॉप्स हैं, इनका जो मांग है ऑल ओवर वर्ल्ड है। समझ में आ रहा है? जैसे याद रखिएगा, जो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनाज का प्रोडक्शन है, क्रॉप्स का, भारत सरकार या भारत जो है, इंडिया
इज फुलफिल्ड, मतलब याद रखेगा कि इंडिया में वो चीज का जो बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है। क्रॉप प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, इस वजह से हाई एंड हाई वैल्यू जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या तो कैश क्रॉप्स है, उस पे गवर्नमेंट का फोकस और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, to boost engagement and relevance by aligning training with employee roles. ठीक है, integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovar, strengthening fisheries value chains in coastal areas and enabling market linkages for startups and women led FPOs. समझ में आ रहा है? सैंडलवुड का कल्टीवेशन पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्ट होती है और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है दूसरे देशों में। एंड याद रखेगा कि ये केवल आंध्र प्रदेश में ही मिलती है। पूरे देश में, भारत में केवल और केवल जो लाल चंदन है, रेड सैंडलवुड की अगर बात की जाए, नॉर्मल सैंडलवुड भी होता है बट अगर रेड सैंडलवुड की बात की जाए तो वो केवल और केवल आंध्र प्रदेश में मिलता है और ये पूरे दुनिया में मान लीजिए इसका मांग बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो बीच में ये दिस ट्री वाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी शायद वापस से वो उसका कैटेगरी शायद वल्नरेबल में आ गया, बट बीच में बहुत ज्यादा इसकी कटाई हो रही थी तो उस पर गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया। ठीक है, सो फोकस्ड ऑन कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ सैंडलवुड, और भारत विस्तार के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारा चीज था, दीज आर द इनिशिएटिव व्हिच वर लॉन्च्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आर यू गेटिंग? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मेन टैक्स प्रपोजल्स इन द फाइनेंस बिल। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है, देयर इज नो चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स स्ट्रक्चर फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 रिमेन्स अनचेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उसके बाद से टैक्स हॉलीडेज, अ टैक्स हॉलीडे अंटिल 2047। टैक्स हॉलीडे मतलब आपको कोई टैक्स नहीं भरना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यू हैव टू नॉट फिल या नॉट प्रोवाइड एनी टैक्स, नो टैक्स। ठीक है, उसको हम टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। ठीक है, नो टैक्स। अ टैक्स हॉलीडे अंटिल 2047 हैज बीन ग्रांटेड टू फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज यूजिंग इंडियन डाटा सेंटर्स, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू इंडियन कस्टमर्स आर राउटेड थ्रू एन इंडियन रीसेलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि फॉरेन कंपनीज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं थ्रू इंडियन डाटा सेंटर से, उनको टैक्स हॉलीडेज 2047 तक देने की बात की गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखिएगा। फिर फर्दर द टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो आईएफएससी है, जो गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी, याद रखिएगा। उसी में वो गिफ्ट सिटी किसका एग्जांपल है? आईएफएससी का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का, जहां पे पूरे दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि इंडिया को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इधर से यहाँ इंडिया के इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को दूसरे देशों में ना जाना पड़े और वो सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया में ही हो जाए। दूसरा, जितने भी फॉरेन सर्विसेज इंडियंस को रिक्वायर्ड है वो फॉरेन में ना जाके इंडियन लैंड पे मिल सके। समझ में आ रहा है? वैसे इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। उसका एग्जांपल जो है दैट इज गिफ्ट सिटी। याद रखिए, गिफ्ट सिटी इज एग्जांपल ऑफ आईएफएससी। ठीक है, एंड तो उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? टैक्स हॉलीडे देने की बात की है। एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20 years। इनकम ऑफ आईएफएससी विल बी टैक्स्ड 15% फॉर दिस ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्यों किया जा रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा आईएफएससी सेंटर में इंडिया जो आईएफएससी सेंटर है वो कौन सा है? इंडिया का आईएफएससी सेंटर कहाँ है? गिफ्ट सिटी है। तो गिफ्ट सिटी में ज्यादा से ज्यादा बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो अपने ऑफिसेज ओपन कर सके। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इतना टैक्स हॉलीडे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे प्रोवाइड क्यों कर रहा है? ताकि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो इंडिया का डाटा सेंटर्स यूज कर सके और क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वजह से ये फोकस किया जा रहा है ताकि क्लाउड सर्विसेज इंडिया को भी आसानी से मिलने लग जाएगा। देन थर्ड, इंक्रीज इन एसटीटी। इसके बारे में तो हमने देख लिया, इंक्रीज इन एसटीटी हमने देख लिया। नेक्स्ट, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम्स। अब देखिए, जैसे क्या है, कई स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हैं उन्होंने अपने फॉरेन एसेट्स कुछ ना कुछ तो मेंटेन किए हुए हैं, बट गवर्नमेंट को कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई रीजन की वजह से बताना भूल गए हैं या तो बताए नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको बताने का एक लास्ट मौका दिया है और डिस्क्लोजर करने का एक स्कीम बनाया, दैट इज a time bound scheme for disclosure of foreign assets by certain small taxpayers such as returning non-residents has been introduced। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है ये, स्मॉल टैक्स पेयर्स। ठीक है, डिस्क्लोजर स्कीम। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? डिस्क्लोज करने की बात की जा रही है। देन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स on remittance of more than rupees 10 lakh for purposes of education or medical treatment has been reduced from 5% to 2%, जो टैक्स कलेक्शन होता था सोर्स पे। उसके बाद से ओवरसीज टूर पैकेज पे भी टीसीएस जो टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स है उसको कम किया गया है। आर यू गेटिंग? फिर ट्रैवल और होटल स्टे पे भी उसको कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। ठीक है, अच्छा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि ये होता क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इट इज, याद रखिएगा, इट इज एन एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ सेलर फ्रॉम अ बायर ऑन स्पेसिफिक गुड्स।
और सर्विसेज. It is a additional amount collected by a seller from a buyer on specific goods और सर्विसेज. मतलब सेलर जो है ये एक्स्ट्रा पैसा एक एक 2% एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विसेज पे. अब जैसे वो क्या हो सकता है, लग्जरी कार्स हो गई, टिम्बर स्क्रैप हो गया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हो गया, तो वहां पे ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को इंक्लूड किया जाता है. तो अब हमारे ओवरसीज टूर पैकेज जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे, बाहर घूमना थोड़ा सस्ता हो जाएगा. फिर जो बाहर के देशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा पढ़ाई. वो चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है. यार यू गेटिंग? देन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. No credit accumulation shall be available for minimum alternate tax from April 1, 2026. ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए. ठीक है, मैट रेट इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 15% टू 14%. अच्छा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, याद रखिएगा, इट इज एन इंडियन इनकम टैक्स प्रोविजन ensuring companies with high book profits but low taxable income pay a minimum tax currently set at 15% of book profits. याद रखिएगा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि दूसरे कंट्रीज के साथ या अपनी कंट्रीज में ही मेजरली लो लो टैक्सेबल इनकम को वो करती हैं. क्यों, क्या रीजन होता है उसके पीछे? क्योंकि ये मेजरली उस कंट्री में अपने ऑफिसेस को एस्टैब्लिश करती है जो कि जीरो टैक्स कंट्री है या लो टैक्स कंट्री है. तो वैसी कंपनीज को गवर्नमेंट ने मिनिमम 15% टैक्स देना जो है वो कंपलसरी किया हुआ है, जिसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. इट इज एन इंडियन इनकम टैक्स प्रोविजन इंश्योरिंग कंपनीज विथ हाई बुक प्रॉफिट्स बट लो टैक्सेबल इनकम पे अ मिनिमम टैक्स. कुछ ना कुछ तो टैक्स भरे, वरना कुछ टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या फायदा. करंटली सेट एट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स प्लस सरचार्ज. Generally applies to all companies including foreign companies that claim significant tax exemptions or incentives. समझ में आ रहा है कि नहीं? कई कंपनीज है जो उसका फायदा उठाती है, तो उससे आपको टैक्स भरना, मतलब मिनिमम आपको इतना तो भरना पड़ेगा ही. दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज 15%. ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट. अच्छा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट. याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट जो इससे पुराना था, आईटी एक्ट 1961 था, याद रखिएगा, उसको उसको हटा के अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है. नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया. इट इज अ लैंडमार्क रिफॉर्म टू रिप्लेस द 6 decade old इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. It is announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman during the Union Budget 2026. The new act is scheduled to come into effect from 1st April 2026. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा. कब से आने वाला है वो? 1 अप्रैल 2026 से लॉन्च होने वाला है. क्या है फर्स्ट टू बी, याद रखिएगा, इसमें कुछ मेजर डायरेक्ट टैक्स लॉज वगैरह या सेक्शंस वगैरह में या मेजरली स्लैब्स वगैरह में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए. मेजरली सेक्शंस वगैरह में देखने को मिलता है कि ज्यादा चेंजेस जो है वो उसी में की गए. जैसे कि इट इज डिजाइन टू बी रेवेन्यू न्यूट्रल. द एक्ट डज नॉट चेंज हेडलाइन टैक्स रेट्स और स्लैब्स. याद रखिएगा, हेडलाइन टैक्स रेट्स और स्लैब्स को रिड्यूस करने की बात नहीं की. आर यू गेटिंग? तो इसमें ना मेजरली आप समझ लीजिएगा कि टैक्स स्लैब्स में और टैक्स रेट्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं किया गया है. मेजरली क्या किया गया है, मेजर फोकस जो है नए इनकम टैक्स का वो है सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस को इजी किया जा सके. कंप्लायंस मतलब उनको फॉलो कराना जो है वो इजी किया जा सके, कंप्लायंस को इजी किया जा सके, इसलिए सिंप्लीफाई करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है. तो इट फोकसेस ऑन सिंप्लीफाइंग डायरेक्ट टैक्स लॉस, reducing sections from 819 to 536 and consolidating chapters to make compliance easier for ordinary citizens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया. नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट. अच्छा, ये नया टैक्स स्ट्रक्चर जो कि वही सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही है. ठीक है, वही है, सेम टैक्स स्ट्रक्चर है. 0 to 4 lakh nil, 4 to 8 lakh 5%, 8 to 12 lakh 10%, 12 to 16 lakh 15%, फिर 16 to 20 lakh आपका 20%, 20 to 24 lakh 25%, and above 24 lakhs it is 30%. Are you getting? It is 30%. तो ये चीज को लॉन्च किया गया. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स एक्ट? यहाँ पे लिखा हुआ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट इज रेवेन्यू न्यूट्रल विद नो चेंज in tax slab rates. ठीक है, it simplifies direct tax laws and reduces ambiguities in the law. ठीक है, the scope for legal action is lowered through clear provisions. Sections have been reduced from 819 to 536 and chapters from 47 to 23. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रट के रखिएगा. समझ में आ रहा है? जो भी लोग देख रहे हैं उसको इस पार्ट को याद रखिएगा. ठीक है, फिर the act includes 16 schedules and introduces tables and formulas for clarity. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम 1st February. याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया है? इट इज लॉन्च इन द बजट 1st February 2025 एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April
2026, 1 फरवरी 2026 को ही लॉन्च किया गया इसी बजट में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने बजट के आखिरी पॉइंट पे बैठे हैं। हमने पूरा स्कीम्स वगैरह सारी चीजें समझ ली। देखो, मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना, अब मैं इसी डिटेल में भी जा सकता था, आपको एक एक चीज डिटेल में बता सकता था, बट उसमें वही है कि हम कितना भी डिटेल में देख लें, हमको इतना ज्यादा डिटेल में हम घुस के हर एक सेक्टर को अगर देखने जाएंगे तो 4-5 घंटे हमको लग जाएंगे। यूट्यूब में एक टाइम कंस्टेंट होता है, इसलिए आपको हमारा बजट सेशन अगर पसंद आता है और आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो आप एफटी एकेडमी को अप्रोच कर सकते हैं, जो जो मेजरली फोकस करती है बैंकिंग सेक्टर को, एसएससी सीजीएल सेक्टर को, आरबीआई ग्रेड बी रेगुलेटरी एग्जाम्स को हम फोकस करते हैं। तो हम इसको इसको और डिटेल में देखते हैं। मैंने मैंने जैसे क्या है कि अभी मेरे स्टूडेंट्स जो भी देखेंगे, उनसे मैंने कॉन्सेप्ट्स को क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम इससे ज्यादा डिटेल में, अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप एफटी एकेडमी पुणे महाराष्ट्र जो ब्रांच है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें और इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वैसे भी मैं ये जो 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 भी पीडीएफ होगा इस पीपीटी का, आई विल अपलोड इट, ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट मेरे को जहां तक होप ये मैं करता हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ बजट और मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आज मेरे लेक्चर से समझ में आए होंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ वी आर सीइंग दैट इट इज मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर डेटा इन 26-27, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा जो इस बार किया गया है अनाउंसमेंट, वो कहा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। समझ में आ रहा है? अच्छा, याद रखना, अभी आप बोलोगे सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, अच्छा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं दिख रहा है। ये टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो खुद गिनते नहीं है। क्या रीजन है? वो खुद ही तो बजट फॉर्म कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे ज्यादा बजट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होती हैं गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा होती है, और इंटरेस्ट पेमेंट करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है गवर्नमेंट का। तो उसके बाद से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद से सबसे बड़ा सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ने पैसा डाला है इस बार, वो है डिफेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो डिफेंस में डाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना पैसा डाला है? इट इज 7,84,678 करोड़। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो है डिफेंस सेक्टर, अगर सबसे कम देखना है तो वो कौन सा है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा इट इज डिफेंस सेक्टर, सबसे कम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, यहां पे परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज में सबसे ज्यादा किस में दिया गया है पैसा? तो आप देख रहे होगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सबसे ज्यादा परसेंटेज के बेसिस पे सबसे ज्यादा पैसा कहां डाला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में डाला गया है। अमाउंट भी याद रखना, ठीक है, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में बहुत पैसा डाला गया है, इट इज 128.8%। यहां तक कि पिछले साल के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का फंड को अनयूटिलाइज करने के बाद यहां पे इतना ज्यादा पैसा डाला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक पॉइंट है जो कि हमको हाईलाइट करके याद रखना है, ठीक है। पिछले बार का जो फंड है वो अनयूज्ड है, उसके बाद भी इतना पैसा डाला गया है। सो दिस इज वन क्वेश्चन मार्क सिचुएशन, बट पता नहीं, क्या पता गवर्नमेंट इस बार यूज कर ले। तो याद रखेगा 128.8% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। जो डिफेंस सेक्टर में कितना वृद्धि हुआ है उसको भी याद रखेगा, कितना इंक्रीज हुआ है। उसके बाद से कोई एक सेक्टर है जो जहां पे नेगेटिव हुआ है, जहां पे इस साल सरकार ने पैसा बल्कि वहां पे डाला नहीं और कमी कर दिया, वो कौन सा है? केमिकल और फर्टिलाइजर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, वहां पे -7.4% का ग्रोथ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है किस 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 पार्ट को हमको समझना है? पहले तो हमको ये देखना है कहां पे सबसे ज्यादा पैसा डाला है इस साल बजट में, तो वो डिफेंस। डिफेंस का एग्जैक्ट नंबर याद रखना है, 7,84,678 करोड़। फिर उसका कितना परसेंटेज ग्रोथ है उसको देखना है। फिर उसके बाद से सबसे कम कहां पैसा डालना है उसको देखना है। देन उसमें परसेंटेज ग्रोथ कितना है उसको देखना है। फिर परसेंटेज ग्रोथ वाइज किसमें सबसे ज्यादा पैसा डाला है उसको देखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और किसमें सबसे कम पैसा डाला है उसको देखना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, आर यू गेटिंग? ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री वाइज डेटा हमको समझ में है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। ये है स्कीम वाइज एलोकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम वाइज एलोकेशन। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम वाइज एलोकेशन अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा पैसा अगर देखें तो वही देखो, जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा इस बार ग्रोथ रेट पे अगर ग्रोथ देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा किस में डाला गया है? जल जीवन मिशन में, ठीक है। और अगर नंबर वाइज अगर देख रहे जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कहां डाला गया है? किस स्कीम में? वी वीबीजी राम जी स्कीम, जो ये मनरेगा का ही नया वाला पार्ट आया है, उसमें पैसा गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा डाला है, 95,692 CR,
याद रखिएगा। और सबसे कम किस में डाला है, याद रखिएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। यही तो हाल है इंडिया में, R&D पे पैसा सबसे ज्यादा करना है कम, और भारत को क्या बनाना है, विकसित भारत। If you want to grow any country, you want, yeah, if you want to grow any country, you are required to increase spending in R&D। जब तक आप R&D में पैसे नहीं डालोगे तब तक कोई भी देश विकसित हो ही नहीं सकता। आप केवल नंबर्स में ग्रो कर सकते हो सकता है कुछ पूंजीपति या कुछ बड़े अमीरों के हिसाब से, अगर आप ग्रो करोगे तो जीडीपी में ग्रो कर सकते हो। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट अगर किसी देश की करनी है कभी भी, याद रखिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। ग्रोथ अगर होता है, ग्रोथ का मतलब यह है कि केवल नंबर्स बढ़ रहे हैं उस कंट्री का। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नंबर्स के साथ साथ उस देश का सोशल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। वो सोशल सेक्टर ग्रोथ या वो सारी चीजों का ग्रोथ देखने के लिए आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ये चीजों से हम केवल, हो सकता है कि नंबर्स अपने आंकड़े सही कर लें, बट R&D बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी देश के लिए। आर यू गेटिंग? चलिए ठीक है, वो गवर्नमेंट की थिंकिंग है, जो भी है हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए नंबर वाइज हाईएस्ट पैसा जो दिया गया है 26-27 में, वो 95,692 करोड़ कहां पे दिया गया है, वीबीजी रामजी स्कीम में। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कहां दिया गया है, जल जीवन मिशन एंड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, वो उसी में मर्ज हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, पीएम किसान में इकलौता ऐसा स्कीम है जहां पे ये पीएम किसान और मॉडिफाइड इंटरनेट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यहां पे कोई भी फंड में चेंज नहीं हुआ है, 0% है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डेटा को आपको बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में, या तो बैंक में ही आ जाए एग्जाम में, कि विच ऑफ द टू स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर देन 100% ऑफ बजट अलॉटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट ईयर 26-27, तो आपको पता होना चाहिए एक जल जीवन मिशन है 298% और एक 179% का प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो हमको पता होना चाहिए कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां पिछले साल से कम हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे देख रहे होगे आप, पिछले साल इसमें आपका 25,794 रुपए डाले गए थे, ठीक है। यूज कितना हुआ, 7,900 ही हुआ। तो वही वापस बाकी के सब वापस आए होंगे, तो उसमें से 22,000 करोड़ को वापस से अलॉट किया जा रहा है। फिर यूज कम ही करेंगे। अब ये यूज भी तो नहीं करते हैं। देखो 7,900 यहाँ पे हुआ है। अगर आप देख रहे हो जल जीवन मिशन में, मैंने बोला ही था आपको कि हाफ ऑफ द फंड्स आर मतलब उसको छुआ भी नहीं गया, उसी में से पैसा को वापस से इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर आप देख रहे होगे तो कई फंड्स ऐसे हैं जो कि यूज ही नहीं हुए हैं, रिवाइज ही नहीं हुए, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कीम वाइज एलोकेशन। ठीक है, ओके। तो भाई दिस इज इट, दिस वाज द डिटेल्ड लेक्चर ऑन बजट और 26-27। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एफटी एकेडमी के कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। मेरा नाम शशांक तिवारी है, मुझे इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो इट। ठीक है, अनफोल्डेड शशांक नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एफटी एकेडमी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मेजरली 2014 से वी आर ओपन, और हम मेजरली बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ऑफिसर्स, इन सबको ट्रेन कर रहे हैं। वी हैव ह्यूज सिलेक्शंस। ठीक है, तो दिस वाज आवर छोटा सा एक इनिशिएटिव था कि हम चाहते थे कि हमारे लेवल पे हम बजट 2026 इकोनॉमी और बजट 2026-27 और इकोनॉमिक सर्वे को लेके एक डिटेल्ड लेक्चर यूट्यूब पे हम पब्लिश करें। ठीक है, सो इफ यू रिक्वायर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट टू आवर फोन नंबर जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप देखोगे सारे स्लाइड्स में एक ये फोन नंबर मेंशन्ड है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और तरह के इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड और काइंडली सब्सक्राइब चैनल एफटी एकेडमी। ओके, थैंक यू।